जय हिंद बच्चों। आप लोग हमेशा परेशान रहते हैं इस बात को लेकर कि सर अगर हम एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो हमें ये प्रॉब्लम्स आ रही है कि मैथ्स हमें मुश्किल लग रहा है और हमें लग रहा है कि हम अपना सिलेबस पूरा नहीं कर पाएंगे। तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको एनडीए का पूरा सिलेबस करना ही नहीं चाहिए मैथ्स का। ठीक है, लेकिन अगर हम पूरा सिलेबस नहीं करेंगे तो यह सवाल उठता है कि पेपर को क्रैक कैसे करना है। देखिए, मैथ्स का पेपर क्रैक करना मेरी नजरों में बहुत ही आसान है एनडीए का। क्यों? क्योंकि मैं एक मैथ्स का टीचर हूं, लेकिन आप लोगों को भी इस वीडियो के बाद ये एनालाइज हो जाएगा कि मैथ्स का पेपर वाकई में ही क्रैक करना आसान है। देखिए, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है। मतलब क्या इस बार का जब आप सेशन देंगे, एनडीए का पेपर देंगे, तो उसके अंदर कितनी कट ऑफ जाने वाली है। और यह चीज कोई अंतर्यामी बाबा या कोई और नहीं बता सकता, ये सिर्फ वही बता सकता है जब आप पीछे का एनालाइज करते हुए आ रहे होंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मैथ्स और जैट में, जैसे आपको पता है मैथ्स में 120 क्वेश्चन है, जैट में 150 क्वेश्चन है, लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज द कट ऑफ एनडीए। ठीक है, देखिए जैसे अगर लास्ट कट ऑफ जो अगर हम देखें तो हमारे पास 2021 तक की कट ऑफ अवेलेबल है रिटर्न में, जो कि 900 नंबर का पेपर होता है रिटर्न का। सभी बच्चों को पता है कि 900 मार्क्स का रिटर्न का पेपर होता है, और फाइनल एग्जाम जो होता है, जो आपका ओवरऑल एग्जाम होता है एसएसबी वाला, वो भी 900 का होता है। तो पहले मैं बता रहा हूं कि रिटर्न का क्या रहा। रिटर्न में जिस बच्चे ने 2021 में 343 मार्क्स ले आया, लगभग अप्रोक्सीमेटली 33% से थोड़ा सा ज्यादा है, लगभग 35-36% अगर आप ले आते हो तो आप रिटर्न निकाल दोगे, और 25% मतलब के आसपास की इसकी कट ऑफ जाएगी मेरिट वाली। सॉरी, दिस इज द मेरिट वाली, ये मेरिट वाली है और ये मिनिमम है। अभी बताऊंगा मेरिट और मिनिमम में डिफरेंस क्या है। और 709 मतलब 1800 में से, मतलब अगर आपने एसएसबी में 709 या उससे ज्यादा नंबर लिए हैं तो 100% गारंटी है कि आपने रिटर्न निकाल दिया होगा। अगर आप सारी की सारी कट ऑफ देखें तो आज तक जो मेरिट वाली कट ऑफ गई है वो, अगर आप मैक्सिमम पे जा रहे हैं, मिनिमम पे जाए तो 258 नंबर की गई हुई है। ठीक है, जो कि 28.6% होता है लगभग, मतलब एवरेज। ठीक है, और अगर आप देखें तो मैक्सिमम कट ऑफ 355 आपको दिख रही है अभी तक, जो सबसे ज्यादा दिखी है। ये पिछले 10 साल का एनालिसिस है, मैं आपको दिखाता हूं। और यहां पर भी आप देखें 288 भी गई हुई है 900 में से। 900 में से मैथ्स के और जैट के मिला के 900 में से। अभी मैं मैथ्स के बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले आप कट ऑफ का एनालिसिस करो। तो अगर आप तमीज से देखें तो लगभग अगर आप 33% लेके चल रहे हो अपने आप को, तो आपका रिटर्न इजीली निकल जाता है। लेकिन ओवरऑल 700 नंबर लाने पड़ेंगे, यानी कि आपको एसएसबी में उसके अकॉर्डिंग मार्क्स लाने पड़ेंगे जितने आपके रिटर्न में है। मान लीजिए रिटर्न में आपके 25% नंबर है इस वाले में। ठीक है, 25% यानी कि मैथ्स में 25 है, ऐसा समझ लो। 120 क्वेश्चंस में से या आपने 300 नंबर में से मात्र 25% स्कोर कर दिया, यानी कि 75 मार्क्स आप मैथ्स में ले आए थे, तो आपका रिटर्न क्लियर हो गया था। अगर आपके जैट में मिला के 343 नंबर थे तो कंडीशन अप्लाई। ठीक है, मतलब जैट में उसके अकॉर्डिंग अगर 75 नंबर आप मैथ्स में ला रहे हो तो ऑब्वियसली में आपको जीएटी में थोड़े से ज्यादा नंबर लाने पड़ेंगे। ये चीज समझ आ गई पहले तो सबको। सेम इसके अंदर है कि अगर आपके 39.4 यानी कि 40% नंबर ले आए, 40% का मतलब है 300 में से आप देखिए 120 नंबर होता है, और अगर 40% आप 120 क्वेश्चन के करो तो 48 मैथ्स के सही क्वेश्चन अगर आप कराए तो आपका रिटर्न निकल गया था मैथ्स का। लेकिन ओवरऑल आपके कितने होने चाहिए थे? 346, यानी मैथ्स में 120 और 126 आपके जीएटी में। जीएटी में 26, 126 900 में से बोल रहा हूं मैं। ठीक है, तो हम बात मैथ्स की करेंगे, लेकिन मैं आपको यह बोल रहा हूं कि पहले आपको कैलकुलेशन पता होनी चाहिए कि बेसिकली एनडीए हमसे मांग क्या रहा है। ठीक है, यानी कि अगर आप मैथ्स में वीक भी हो तब भी आपका मैथ्स का पेपर निकाला जा सकता है, क्योंकि विदाउट मैथ्स वाले बच्चों के पास यही परेशानी रहती है कि सर हमने विदाउट मैथ्स वाले हैं, या हमारे पास ह्यूमैनिटीज थी, हमारी मैथ्स अच्छी नहीं है। तो अगर आप तमीज से देखें तो 75 मार्क्स कई जगह पर मांगे गए हैं, और मैक्सिमम जो मांगे गए हैं वो 39.4% मार्क्स मांगे गए हैं, यानी कि मैक्सिमम 40% नंबर अगर आप ले आते हो तो आप 100% मैथ्स का रिटर्न तो निकाल ही दोगे। समझ आ रही है मेरी बात? 40% का मतलब है 48 क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं। बाकी अगर आप छोड़ भी आते हो, कोई भी रॉन्ग नहीं करते हो, तब भी आपका रिटर्न निकल जाएगा। तो पहले आप जो भी चीज को पढ़ रहे हो उसके अंदर डेप्थ पता हो कि है क्या बेसिकली। अगर आपको डेप्थ पता होगी कि उसके अंदर क्या है, कैसे काम करता है, तो आप सारी चीजें निकाल दोगे। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं कि हम मैथ्स को निकाले कैसे। ये 75
अगर मिनिमम लाने हैं और मैक्सिमम लाने हैं तो कैसे कवर करें, मतलब 75 से 120 नंबर अगर हमें लाने हैं तो हम कैसे कवर कर सकते हैं, ये चीज समझिए। देखिए मैं यहां पर ये जो लाया हूं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, मतलब हर सब्जेक्ट में कंसीडर करके चलिए। जैसे मैथ्स का एक सब्जेक्ट कंसीडर होता है, एक इंग्लिश का सब्जेक्ट कंसीडर होता है, एक साइंस का सब्जेक्ट कंसीडर होता है जिसमें आपका पीसीबी लेंगे, और एक आप कंसीडर करके चलिए सोशल या जीएस का पोर्शन जिसके अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। मतलब अगर आप 25% यहां ले आए थे, 25% यहां ले आए थे, 25% यहां ले आए थे, 25 यहां ले आए थे, और ओवरऑल जो मार्क्स आए वो आपके कट ऑफ के अकॉर्डिंग आए। मतलब किसी में तो आपके ज्यादा होंगे ना, जैसे किसी बच्चे की इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश में वो ज्यादा नंबर ले आएगा, लेकिन बाकी सब में उसे मिनिमम 25-25-25 लाने पड़ेंगे। तो उस बच्चे का भी रिटर्न क्लियर कर दिया गया था। ये 2019 का एनालिसिस है, और अगर आप देखें तो 20% भी गई है, क्योंकि 2016 के सेकंड पेपर का, एनडीए का पेपर आज तक का सबसे मुश्किल पेपर माना जाता है। 35 भी गई है, 30 भी गई है, लेकिन अगर आपको सेफ साइड होना है तो मैं तो 40% कहता हूं कि आप कंसीडर करके चलिए कि आपको 40% पेपर को ठीक करना ही है, और 40% पेपर कोई तोपची चीज नहीं है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ्स के, जो आपको कंफर्म पास करा सकता है उन बच्चों को भी जिनके पास मैथ्स है या जिनके पास मैथ्स नहीं है। जैसे प्रोबेबिलिटी ऐसा टॉपिक है जो आपके 8 से 10 क्वेश्चन कम से कम आपके पास लेकर आता है। अब प्रोबेबिलिटी में बच्चे ये डर के बैठ जाते हैं कि प्रोबेबिलिटी बहुत मुश्किल होगा, 11th 12th वाला आता है। बेटा मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ना है तो प्योर एनसीईआरटी पढ़ लो। आज तक जितने क्वेश्चन आए हैं, जितने क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के आए हैं, एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का आया हुआ है। अगर एनसीईआरटी में 80 क्वेश्चन है ना, मान लो एग्जांपल्स को मिला के, तो 80 के 80 क्वेश्चन कभी ना कभी किसी ना किसी पेपर 10 साल में टकराया ही टकराया हुआ। यानी कि प्रोबेबिलिटी आपका वहां से बहुत इजीली मजबूत किया जा सकता है। आप समझ लीजिए, इमेजिन कर लीजिए, आप आर्ट्स के बच्चे हो, अगर मतलब विदाउट मैथ्स वाले हो, अगर आपका मैथ्स है तो आपका एडवांटेज हो गया आपके लिए, लेकिन आप ऐसा समझोगे आप विदाउट मैथ्स वाले बच्चे हो तो प्रोबेबिलिटी कोई बहुत तोपची चीज नहीं है। आप इजीली पढ़ सकते हो, हमारे साथ पढ़ सकते हो, ऑनलाइन पढ़ सकते हो, ऑफलाइन पढ़ सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, मैं अभी उस तरीके पे नहीं आ रहा कि आप कैसे पढ़े, बट द पॉइंट इज कि प्रोबेबिलिटी इजी चैप्टर है। 8 से 10 क्वेश्चन हर साल इसके पेपर में आते हैं। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ पिछले 10 साल में कि 7 से कम क्वेश्चन आए हो। मिनिमम इसके 7 क्वेश्चन तो रहे हैं, लेकिन लगभग कभी 8, कभी 9, कभी 10, ये एवरेज इसकी रहती है। इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन की। ये ऐसे चैप्टर हैं जो फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, जिसमें ज्यादा तिकड़म नहीं लगेगी, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लगेगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइंस के अंदर फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं, दिमाग ज्यादा नहीं लगता। हिट एंड ट्रायल सबसे ज्यादा यूज होता है स्ट्रेट लाइन में, और स्ट्रेट लाइन भी अपने पास 6 से 8 क्वेश्चन आपके लेकर आता है। सिलेबस तो पूरा ये है, बट जो आपको पढ़ना चाहिए मैं उसकी बात कर रहा हूं। इसके बाद स्टैटिस्टिक्स कॉमर्स वाले बच्चे, विदाउट मैथ्स वाले, उनका इसलिए अच्छा होगा कि इको पढ़ रहे हैं। आर्ट्स वाले बच्चों को लिए नया है, सभी के लिए वो नया है। साइंस वाले बच्चे भी उतने लेवल का स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि इसके अंदर मेजर ऑफ डिस्पर्शन और मेजर ऑफ सेल्फ टेंडेंसी आता है, जो कि कोरिलेशन, रिग्रेशन, जिससे एक क्वेश्चन पक्का आएगा। बहुत सारे और ऐसे टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आता है, लेकिन मैं बता रहा हूं ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स में 6 से 8 क्वेश्चन आते हैं, और बच्चे इस चैप्टर को इग्नोर करके चलते हैं, क्योंकि अगर मैथ्स वाला बच्चा है तो वो फोकस करता है जनरली इन चैप्टर्स पे, कैलकुलस वगैरह पे। ठीक है, जो कि मुश्किल भी है, क्वेश्चंस भी कम आ रहे हैं, तो मेन फोकस करो स्टैटिस्टिक्स पे। आप पहले ये समझो कि पास होने के लिए आपको नंबर कितने चाहिए। ठीक है, आपको पास होने के लिए मिनिमम 75 नंबर चाहिए। दैट मींस आप मान के चल सकते हैं 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन आपके कम से कम ठीक होने चाहिए, और मैक्सिमम अगर आप 48 ठीक कर रहे हो तब भी आप, मतलब 30 से 48 क्वेश्चन आपको करेक्ट करने हैं, है ना। 30 से 48 क्वेश्चन तो आपका पेपर 100% निकल जाएगा, 48 पे 100% निकल जाएगा, लेकिन लगभग जो कट ऑफ जाएगी वो इसके बीच में जाएगी, ये मान के चलो। मैथ्स की बता रहा हूं, मैथ्स की 120 में से, तो 120 में से 30 से 48 क्वेश्चन करने के लिए आप आसान चैप्टर उठाओ। आपके क्या मासड़ का लड़का लग रहा है जो एनडीए, जो आप पूरा का पूरा खत्म करके जाओगे, एक एक क्वेश्चन आप करके जाओगे। मेरे भाई आप स्ट्रैटेजी को समझो यूपीएससी की। यूपीएससी क्या कह रहा है? यूपीएससी कह रहा है आप अपने बेसिक पार्ट ठीक करके ले आओ। ठीक है, मुझे कोई आपसे आप तुर्रम का स्टूडेंट नहीं चाहिए जो बहुत ही ज्यादा अच्छे नंबर लाते हैं। आज तक मतलब मैंने देखा टॉपर जो है 60% पे तो टॉपर बन जाता है एनडीए में। अगर आप 60% ले आते हो तो आप टॉपर होते हो एनडीए के। तो तुर्रम का बच्चे नहीं चाहिए, उन्हें 95 वाले बच्चे नहीं चाहिए, 99 वाले बच्चे नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए आप एवरेज और बिलो एवरेज हो, लेकिन आपका एसएसबी यानी आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए जो एनडीए के अंदर किसी भी ऑफिसर के अंदर होती है। बेसिकली वो चीजें मांग रहे हैं, यानी बेसिक। लेकिन बच्चा क्या करता है? बच्चा अपनी जो मेहनत है वो इन सब पे लगाएगा। अब इस सब पे आप मेहनत लगाओगे या फिर आप वही मेहनत इन पार्ट पे लगाओ, तो आप ऑब्वियसली इन पार्ट को इजीली क्रैक कर जाओगे। भाई आपने करे 3000 क्वेश्चन, वो जो चांदनी चौक टू चाइना में बोलता है ना कि मुझे उस मूव से खतरा नहीं है, उस मूव से खतरा नहीं है जिसके जिन्होंने जो आपने 10,000 बार सीखे हैं, मुझे उस मूव से खतरा है जिसकी आपने
10,000 बार प्रैक्टिस करी है, मतलब अपने अंदर के मूव को पहचान सिद्धू। तो मैं यहाँ पे तुम्हें भी यही बोलूंगा कि अपने अंदर के मेहनत को पहचान, कि 10,000 क्वेश्चन आपने करे लेकिन आपने वो इनमें बांट दिए, लेकिन वही 10,000 क्वेश्चन इन सब के आपने उठा लिए कई बुक्स में से। 10,000 एक एग्जांपल है, जितने भी हो सकते हैं वो, इन्हीं पे मेहनत करी तो 100% निकालोगे ना। तो पॉइंट को समझो, क्योंकि ये गारंटी है कि ये सारे चैप्टर आपके सही होंगे। और एनडीए में अंदर घुस के आपको पढ़ाई नहीं करनी है इन चैप्टर्स की, वहां पे आप गन्स के बारे में सीखोगे, अलग अलग चीजों के बारे में सीखोगे, बीएससी करोगे, बट इतना मैथ्स इतना ज्यादा नहीं रहेगा, तो आप टेंशन नहीं लो उस चीज की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में इसलिए कंसीडर करता हूं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री ऐसे 10th 11th 12th 10th का सभी बच्चों ने पढ़ा होता है। 11th वाला ट्रिग्नोमेट्री उतना हार्ड नहीं है। 11th में जो हार्ड क्वेश्चन है दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स, और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का शायद एक क्वेश्चन आए, अगर आए तो आप उसे लीव भी कर सकते हो, बाकी ट्रिगो आप पूरा पढ़ सकते हो। साथ ही साथ जब आप आईटीएफ की बात करते हो, जो 12th वाला चैप्टर है वो आसान है, उस पे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं लगभग इसमें मिला के, तो ट्रिगो भी किया जा सकता है। ट्रिगो में आप प्रीवियस ईयर पकड़ लो, 150 से 180 क्वेश्चन मिल जाएंगे भाई, पूरा पूरा फोड़ दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आराम से निकल जाएगा। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट जो ऐसा चैप्टर जो कि इजी है, बड़े आराम से निकाला जा सकता है, यहां तक के सारे चैप्टर आपके इजी है। लेकिन जब आप वेक्टर 3D में आते हो तो थोड़ा थोड़ा मुश्किल इसलिए लगता है बच्चों को जो नॉन साइंस के स्टूडेंट है या नॉन मैथ्स के स्टूडेंट है, उनको वेक्टर उन्होंने पहली बार पढ़ा है, लेकिन वेक्टर ना बिल्कुल नई चीज है। मैं वो चैप्टर बता रहा हूं जो बिल्कुल न्यू है, जिसके अंदर आपको पुराने कॉन्सेप्ट कुछ नहीं लगेगा, इंटरलिंक कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। तो वेक्टर और 3D दोनों को लेकर चलिए 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे। ज्यादा क्वेश्चन वेक्टर पे आते हैं एज कंपेयर टू 3D। सीबीएसई में 3D की वेटेज ज्यादा है एज कंपेयर टू वेक्टर, लेकिन एंट्रेंस में जब आप आते हो तो वेक्टर की वेटेज ज्यादा हो जाती है। ये ऐसे चैप्टर हैं जो आपके 50 से 63 क्वेश्चन लगभग कवर करके चलते हैं, यानी गारंटी है कि आप पास हो जाओगे अगर आप इन्हीं चैप्टर पर फोकस करो तो। मतलब कि अगर आप ज्यादा नहीं, आप ये सिर्फ 6 टॉपिक्स अपने कवर कर लो बहुत तगड़े तरीके से, तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। और पढ़ने के लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए मैं ये भी बता देता हूं। प्रोबेबिलिटी में एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू करो, स्ट्रेट लाइन में बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस पीवाईक्यू करो, स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ पीवाईक्यू एंड कॉन्सेप्ट तो करना ही है हर चैप्टर के, ट्रिग्नोमेट्री पीवाईक्यू, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स पीवाईक्यू, ये भी पीवाईक्यू। अगर आप पीवाईक्यूज भी कर लेते हो, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं एक सिंगल क्वेश्चन उसके बाहर से नहीं आएगा। पीवाईक्यू आपको लास्ट 10 ईयर के पकड़ के चलने हैं। 10 साल में 20 बार पेपर हुआ है, क्योंकि हर साल में 2 बार पेपर हुआ, सिर्फ 2020 ऐसा साल था जिसमें एक ही बार पेपर हुआ है, फर्स्ट और सेकंड इकट्ठा, क्योंकि कोविड आ गया था। तो बेसिकली अगर आप देख के चले तो आपका 20 नहीं 19 पेपर है। अगर आप 19 पेपर के चैप्टर क्वेश्चंस कर जाते हो तो आप फोड़ के निकलोगे, ये बात पहले समझ लो। तो ये तरीका है पेपर को पढ़ने का, करने का। इसके बाद कैलकुलस में टच भी नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने ये माना कि कैलकुलस उन बच्चों को मुश्किल लगेगा जिन बच्चों ने आज तक मैथ्स नहीं पढ़ी है। लेकिन जो बच्चे साइंस वाले हैं उनको कुछ चैप्टर इनमें से ऐसे लगते होंगे जो उनको हलवा लगते होंगे, जैसे कि लॉगरिथम है, हलवा चैप्टर है, ये सभी बच्चा कर सकता है, 2-3 क्वेश्चन कर ले आएगा, कंफर्म है। तो ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो आपको परेशान करते हैं, मतलब कैलकुलस मेन है, ये इजी वाले परेशान करने वाले चैप्टर है, इजी है पर कंसेप्ट ज्यादा है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सिर्फ ये पढ़ के जाओ, अगर आप ये सारा पढ़ लेते हो अपने टाइम से पहले, तो आप उसके बाद उठा सकते हो इन चैप्टर में से एक एक करके, कि पहले सेट थ्योरी पकड़ा, तगड़ा कर दिया, इतना तगड़ा कि हमने उसके अंदर एक एक क्वेश्चन कर दिया, पीवाईक्यू का सब आता है। लॉगरिथम पकड़ा, उसके बाद दूसरा वो कर दिया, अगर टाइम बचेगा तो। मतलब स्ट्रैटेजी को ठीक करना है, समझ गए ना। मैथ्स का आपको ये समझ लो कि आपको मैथ्स में 120 में से 120 क्वेश्चन सही नहीं करने, 110 भी नहीं करने। दिस इज नॉट एसएससी, दिस इज एनडीए, जहां पर आपको स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहां पे दोनों चीजें चाहिए। एनडीए में पहले समझ लो और उसके अकॉर्डिंग पढ़ो। आई होप आप बात समझ आ गई होगी। और अगर किसी बच्चे का कोई भी डाउट हो किसी चैप्टर को लेकर या किसी और चीज को, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। तो आई होप सबको समझ आया होगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते रहेंगे यहीं पर ही। टेक केयर, जय हिंद बच्चों।